स्टार्ट करो डीएसए वगैरह से, जो आपकी कोडिंग होती है, क्योंकि आप कोडिंग की प्रैक्टिस थोड़ा जितनी अच्छी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग देखो कोई भी कंपनी हो, राउंड स्टार्टिंग राउंड्स कोडिंग के ही होते हैं। एजुकेशन के बारे में बताओ, क्योंकि आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग एजुकेशन है। आप प्योर आईटी बैकग्राउंड से नहीं आते, तो वो हाँ एक हाँ। काफ़ी मोटिवेटिंग फैक्टर होगा जो भी देख रहा है वीडियो को उसके लिए, कि हाउ हम्म डिड यू मैनेज बीइंग फ्रॉम अ नॉन आईटी बैकग्राउंड, हाउ डिड यू मैनेज टू बी एट दिस प्लेस? Education, so basically I have done my graduation from IIT Kanpur in mechanical engineering. तो एजुकेशन का क्या है कि देखो, ब्रांचेस जब हम सेलेक्ट करते हैं उस टाइम पे हम होते हैं 12th क्लास में और 12th क्लास के बाद मतलब वो मैच्योरिटी आई नहीं होती है कि हमें आप पता हो पहले से कि यार हम कौन सी फील्ड में जाने वाले हैं। एक रफ आइडिया होता है, तो वो रफ आइडिया मैंने भी प्रेजेंट किया था कि यार मेरे को जाना है, सीएस साइड में इंटरेस्ट था, कंप्यूटर्स वगैरह में, प्रोग्रामिंग में। सो मतलब मैंने अपनी 10th क्लास में आई थिंक एक बेसिक एक लैंग्वेज होती थी, बेसिक, आई मीन द नेम ऑफ द हम्म। लैंग्वेज इज इटसेल्फ बेसिक। हम्म। उसमें मैंने एक प्रोग्राम लिखा था टेबल प्रिंट करने का, 7 की टेबल प्रिंट करने का, मुझे अच्छे से याद है अभी भी। तो वो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था कि कैसे हम उसमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर वो ऑटोमेटिकली पूरा टेबल प्रिंट कर रहा है। तो वहाँ से थोड़ा सा एक इंटरेस्ट था, तो मुझे लगा था कि यार ये फील्ड में मतलब मेरे को इंटरेस्ट है, शायद मैं जा सकता हूँ। कॉलेज में जाने के बाद फर्स्ट ईयर जो होता है वो कंबाइंड होता है, मतलब अपने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सारे कोर्सेज होते हैं। तो वहाँ पर फॉर्चुनेटली वापस से प्रोग्रामिंग का कोर्स आया, और वो मतलब इकलौता वो कोर्स था कॉलेज में जिसकी मैंने अराउंड 75% से ज़्यादा क्लासेस अटेंड की हैं। अदरवाइज़ कोई कोर्स ऐसा नहीं है जिसमें मैंने तो 70% या 30% भी क्लासेस किसी की अटेंड करी हों। तो वो मतलब क्लियर डिस्टिंक्शन था कि यार इंटरेस्ट तो इधर ही है, बट ब्रांच चेंज करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि उसके लिए आपको सीपीआई चाहिए थी दोनों सेमेस्टर में 10 out of 10। सो वो तो मेरी नहीं थी इतनी, तो मेरी ब्रांच चेंज नहीं हो पाई थी। बट फिर मैंने इलेक्टिव्स लिए थे सीएस कोर्सेज के। सो मैंने डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स करा था, एनएलपी किया था, और फिर उसी के थ्रू इंटर्नशिप भी मैंने फिर सीएस उसमें की थी सिटी बैंक में, और वहीं से फिर मतलब सीएस की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो मैकेनिकल साइड में मतलब ऐसा है नहीं कि कॉलेज में, मतलब मैकेनिकल साइड भी मैंने एक्सप्लोर किया, ट्राई किया कि उसमें भी अगर इंटरेस्ट है तो मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह किए थे उसमें, जिसमें मतलब रिसर्च प्रोजेक्ट बेसिकली अपने समर वेकेशंस में। तो उन प्रोजेक्ट्स में भी मतलब अच्छा फीडबैक था हमारा, मतलब अच्छा प्रोजेक्ट गया था वो, बट अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट आया वो सीएस साइड ही आया, तो परस्यू इधर करा। तो ब्रांच चेंज इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि एक सर्टेन परसेंटेज क्राइटेरिया या फिर जो भी रिक्वायरमेंट? सीपीआई, हाँ, आपको 10 out of 10 सीपीआई चाहिए होता है सीएस ब्रांच में चेंज करने के लिए। रैंक क्या थी आईआईटी में आपकी? रैंक मेरी 873 थी। तो वो तो आई थिंक कौन सी आईआईटी में आपको सीएस मिल जाती फिर इससे? मुझे बीएचयू में सीएस मिल रही थी, अच्छा। मतलब बीएचयू एंड अदर आईआईटीज जो कि बीएचयू के बाद रैंक प्ले करती हैं यूजुअली, उसमें से सीएस मिल जाती। तो ठीक है, सिटी बैंक पे आप पहुंच गए, उसके बाद सिटी बैंक से सर्विस नाउ की जर्नी कैसी रही? क्या प्रिपरेशन करी आपने सर्विस नाउ में पहुंचने के लिए फिर? हाँ, सिटी बैंक एक्चुअली जो हमारी प्रोफाइल, सिटी बैंक में एक्चुअली मैंने जैसे कि बताया कि मैंने मल्टीपल टीम्स में काम किया है। तो सिटी बैंक का जो प्रोग्राम रहता है वो ऐसे रहता है, जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो, सो मैंडेटरीली आपको 1 साल के बाद टीम चेंज करनी होती है। देन आप सेकंड टीम में ज्वाइन करते हो, फिर आपको 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपके पास चॉइस होती है कि यू कैन चूज बिटवीन योर फर्स्ट और सेकंड टीम, और उन दोनों में से कोई भी टीम ज्वाइन कर सकते हो आप। तो इससे आपको थोड़ा सा एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है, आप डिफरेंट डोमेन्स में काम करते पाते हो। जैसे कि मैंने फर्स्ट जो अपना काम किया था वो इक्विटीज़ डोमेन्स में किया था, जो कि इक्विटीज़ वगैरह सेलिंग और बाइंग करते हैं, तो उनके लिए जो सिटी बैंक का प्लेटफॉर्म है उस पर हम वर्क कर रहे थे। सेकंड जो था वो मेरा केवाईसी था, सिटी केवाईसी, सो नो योर कस्टमर जो बैंक का होता है, तो उसी में हमारा सिटी केवाईसी का एक प्लेटफॉर्म पे उस पर काम किया था। देन हमारे पास ऑप्शन था कि इसमें से कौन सी टीम सेलेक्ट करनी है, और उसके बेसिस फिर हम टीम सेलेक्ट करते हैं। तो जो मेरी प्रोफाइल रही है सच, टेक स्टैक जो रहा वो डिफरेंट, अब इन 2 टीम्स में वर्क किया, उसके अलावा भी हम फ्रेशर्स होते हैं, तो मतलब मेरे को फॉर्चुनेटली मतलब मेरे मैनेजर्स काफ़ी अच्छे मिले मुझे सिटी बैंक में, तो मेरे को काफ़ी डिफरेंट अपॉर्चुनिटी मिली अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करने की। मैंने बहुत सारे पीओसीज पे वर्क करा सिटी में, जिसकी वजह से मैंने ऑलमोस्ट मतलब टेक स्टैक मेरा पूरा फुल स्टैक हो गया था रेदर देन जस्ट बैक एंड। तो मैंने जावा पे भी वर्क किया, जावा में पूरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क एंड ऑल दोज, एंड देन जावा स्क्रिप्ट, नोड जेएस, एंगुलर,
इन सब पे भी वर्क किया, एंड देन पाइथन। सो लाइक ऑल 3 काइंड ऑफ मेरे एक्सप्लोर हो चुके थे। अभी जब सिटी के बाद फिर मुझे लगा कि यार ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप लेना है करियर में, जॉब चेंज वगैरह का। तो फिर उस टाइम पे ऑप्शन था कि अब कौन सा स्टैक रखें। जैसे पाइथन में एमएल साइड भी मतलब मैं जा सकता था, क्योंकि मेरा पाइथन काफ़ी स्ट्रांग था, और एमएल पे भी हमने एक प्रोजेक्ट डिलीवर किया हुआ था सिटी में ही। तो अब वहाँ पर ऑप्शन था कि एमएल साइड ज्वाइन करना है, या फिर जावा टेक स्टैक में ही जाना है, या फिर नोड जेएस और फ्रंट एंड टेक स्टैक साइड जाना है। बट देन कुछ सीनियर्स वगैरह से भी मैंने उस टाइम पे गाइडेंस ली, तो उन्होंने यही बोला कि लैंग्वेज स्पेसिफिक होने का कोई पॉइंट नहीं है। तुम अपने कोर स्किल स्पेस और जो मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्ट्रांग रखो, और लैंग्वेज जो भी तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है उधर आप जा सकते हो। तो वो मेरे को मतलब कुछ पॉइंट मतलब वैलिड लगा उनका। और फिर मतलब जो कोर कॉन्सेप्ट जब हम बोलते हैं तो उसमें हमारे आउट ऑफ द बॉक्स जो ओ भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और उसके अलावा जो हमारे डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उन सब पे फोकस रख के कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पकड़ के और बेसिक अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वही मैंने किया था। मैंने उस टाइम पे फिर पाइथन, क्योंकि ईजी पड़ता है कोड करने में, तो फिर मैंने पाइथन को ही चूज़ करके प्रोग्रामिंग वगैरह की। जो डीएसए वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सब, और डिज़ाइनिंग्स वगैरह के जो प्रिपरेशन करनी होती है बेसिक वो। क्योंकि उस टाइम पे मैं एज अ SD2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम सर्विस नाउ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं उस रोल को, SD2 के इक्विवेलेंट को, तो उस पर ज्वाइन किया था। तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा भी सिस्टम डिज़ाइनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, बट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी। तो वहाँ से फिर मैंने वैसे प्रिपरेशन की थी उसकी। जो करंट मार्केट सिचुएशन है, जो यंगस्टर्स इस समय स्विच करने की सोच रहे हैं या फिर ट्राई कर रहे हैं कि वो कुछ इंटरनल स्विच ही मार सकें, आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? अगर उन्हें स्विच करना है दूसरी कंपनियों में बेटर पे बेटर पैकेज पे, क्या करना चाहिए उन्हें? देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ऑब्वियसली सबको पे तो चाहिए ही होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपको ज़्यादा सैलरी मिले तो आप ज़रूर जाना चाहते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्विच जस्ट बिकॉज सब स्विच कर रहे हैं हमें भी स्विच करना है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए हमें। आपको पहले देखना चाहिए कि आपकी करंट प्लेस पे आप खुश हो नहीं हो। अगर खुश नहीं हो, ठीक है, स्विच करो। अगर आप वहाँ पर खुश हो, कंफर्टेबल भी हो, और आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यार मेरे ग्रोथ यहाँ पर नहीं हो पा रही है, मतलब सब बढ़िया चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है स्विच करना। मतलब अगर आपका ग्रोथ अच्छा चल रहा है, लर्निंग हो रही है, तो आपको वहाँ पर थोड़ा स्टे करना चाहिए। उसमें ये सिर्फ बाकी सब स्विच कर रहे हैं तो हम भी स्विच कर लें, सैलरी बढ़ जाएगी, इस ट्रेंड पे मतलब ब्लाइंडली जाना सही नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि हाँ यार स्विच करने की ज़रूरत है तो ही स्विच करें, पहला पॉइंट तो ये है। और जब आपने डिसाइड कर लिया कि स्विच करना है, तो उसमें मतलब ऐसे पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में मतलब जॉब्स कम है या कुछ ऐसा है। जॉब्स हमारे हाथ में है नहीं, मार्केट हम क्रिएट कर नहीं रहे हैं। तो जो हमारे हाथ में है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अपना आराम से प्रिपरेशन पे फोकस करो। जॉब लगेगी नहीं लगेगी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी जॉब तो है ही, जिनके पास है। तो उस केस में तो मेरे को लगता नहीं है कि पैनिक करने की ज़रूरत है। अब कुछ केसेस ऐसे हो रहे हैं कि जब जैसे मतलब हम काफ़ी न्यूज़ सुन रहे हैं कि मतलब फायरिंग चल रही है, तो उस टाइम पे मतलब नेचुरल है कि थोड़ा तो प्रेशर आता है, क्योंकि आप काम कर रहे हो अचानक से। मतलब अगर आपका जॉब का लिमिट, आपको टाइम मिल जाता है कि यार आपके पास 3 महीने हैं बस, उसमें नई जॉब ढूंढनी है, तो ऑब्वियसली प्रेशर आएगा। बट उसमें भी यही है कि बेटर यही होगा कि आप आराम से थोड़ा काम रह के प्रिपरेशन करो। अभी 1 महीने में नहीं लगी, 2 में नहीं लगी, थोड़े टाइम में तो लगेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं ही लगेगी। जॉब्स काफ़ी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, उसमें मिलेगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं कोई जॉब लग पा रही है, देन स्टार्टअप्स ट्राई करो। स्टार्टअप्स यूजुअली आपके वर्क प्रोफाइल पे आपको हायर करते हैं। उसमें आपको ये नहीं देखते कि आपको पिछली कंपनी में आप कहाँ काम कर रहे थे, या फिर आपको निकाला था, या फिर क्या हुआ था, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनको बस ये है कि अगर आपके पास स्किल्स हैं तो वो आपको मतलब प्रेफर करते हैं। तो आप स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। अगर आपको मतलब स्टार्टअप में काम करने में अच्छा लग रहा है तो फिर आप ऑब्वियसली स्टार्टअप परस्यू कर सकते हैं उधर ही। अदरवाइज़ आपको अगर ऐसा है कि वापस से किसी बड़ी कंपनी में आना है तो थोड़ा टाइम स्पेंड करके आप आ सकते हो बड़ी कंपनी में। तो कुल मिला के पॉइंट यही है कि ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, बस प्रिपरेशन पे फोकस करो। स्टार्ट करो डीएसए वगैरह से, जो आपकी कोडिंग होती है, क्योंकि आप कोडिंग की प्रैक्टिस थोड़ा जितनी अच्छी होगी, क्योंकि स्टार्टिंग देखो कोई भी कंपनी हो, राउंड स्टार्टिंग राउंड्स कोडिंग के ही होते हैं। तो SD2 SD3 लेवल तक तो एटलीस्ट हमें कोडिंग पे फोकस रखना चाहिए थोड़ा। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि लोग बोलते हैं कि यार कोडिंग मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं हमसे तो हो ही नहीं पाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे भी मिलते हैं। तो उसमें मतलब ये सिंपली ऐसे मैथ्स का है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है पहले से कि वो क्या होती है, तो आप
उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एक बार आपको किसी ने बता दिया कि पाइथागोरस थ्योरम ये होती है, फिर उसके क्वेश्चंस आपके लिए क्या होगा, आप बोलोगे ये क्या है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। सेम गोज फॉर प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस एज वेल। अगर आपने सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर रखे हैं तो वो जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके स्ट्राइक करेगा माइंड में कि हाँ ये मैंने कुछ ऐसा कर रखा है, तो वो आपको सॉल्यूशन स्ट्राइक कर जाएगा। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी और आपके वो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो वो बहुत डिफिकल्ट है विद इन 40 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम वो सॉल्व करना। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि आप एकदम बहुत शार्प माइंडेड हो तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, आप अपने हार्डवर्क से भी वो चीज़ अचीव कर सकते हो। मतलब ऑब्वियसली अगर मतलब कुछ लोग हैं जो जिनको फर्स्ट टाइम बहुत जल्दी स्ट्राइक करता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्मार्ट पीपल नहीं है या कुछ ऐसा, बट ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जल्दी क्वेश्चन या कुछ ऐसा। आप हार्डवर्क करो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन विद इन द टाइम फ्रेम। तो कहना चाहते हो आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें, फाउंडेशन इज़ डीएसए, और करेक्ट। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई हमें मास्टरी चाहिए टू सम एक्सटेंट, क्योंकि उसी में हम यस। सारे डीएसए इम्प्लीमेंट करेंगे। यस। क्वेश्चन के पैटर्न्स, क्वेश्चंस कुछ भी हों, उसकी फाउंडेशन लगभग सेम होगी, और बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर पता है तो हम सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज़ करके। तो डीएसए की हाँ। इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। Go to the channel and watch the full video if you like watching this clip.